एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम अपनी क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा आई डोंट नो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं या समझ नहीं आते या डरते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि ये न्यूली भी ऐड हुआ है कुछ साल पहले, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। पहले टाइटल जान लेते हैं। पोएट्स यानी कि कवि। स्पेसिफिकली ये जो हमारा चैप्टर है ये एक जगह से रिलेटेड है। कौन सी जगह है वो है हमारी द प्लेस इज नोन एज जेमिनी स्टूडियोज। ठीक है, ये जेमिनी स्टूडियोज क्या था भाई? जैसे आज के दिन मुंबई में फिल्म सिटी है ना, राइट, जहाँ पे सारी शूटिंग होती है, राइट, फिल्म से रिलेटेड पूरा एक्टिविटी का हब है। सिमिलरली जेमिनी स्टूडियो इन मद्रास चेन्नई was the hub of activity of all films in South India। ठीक है, और ये उस टाइम की बात है, ये अर्ली 20th सेंचुरी यानी कि 1940s की बात है। ठीक है, तो जेमिनी स्टूडियो में जो पोएट्स होते थे वो स्क्रिप्ट राइटर्स भी थे मूवी के। ठीक है जी, एंड पैनकेक्स, ये पैनकेक्स खाने वाले नहीं है बल्कि ये एक मेकअप ब्रांड का नाम था जो कि बहुत ज्यादा फेमस था इन द जेमिनी स्टूडियो। समझे बात? एंड द ऑथर इज अशोका मित्रन। ठीक है, अभी ऑथर के बारे में भी जानेंगे और टाइटल के बारे में भी जानेंगे। The story is based on the functioning of the Gemini Studios during its years of glory। जब वो बहुत ज्यादा फेमस था, बहुत चलता था। The title Poets and Pancakes refers to the poets who were script writers at the studio and also to a brand of makeup known as pancake that was liberally used। ये नाम बहुत commonly use होता था because it was the name of the makeup brand। ठीक है जी, अशोका मित्रन। हम अपने ऑथर के बारे में जानते हैं। ही वॉज अ तमिल राइटर। ही शेयर्स हिज एक्सपीरियंसेस एट जेमिनी स्टूडियोज। उनका जो एक्सपीरियंस था, कैसे उनके साल रहे जेमिनी स्टूडियोज में काम करते हुए, इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। तो भाई उनकी ये जो किताब है माई ईयर्स विद बॉस, उसी में से कुछ पन्ने निकाल के हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, द बुक डिस्क्राइब्स, बुक में क्या क्या है भाई? ये जो बुक है अशोका मित्रन की, उसमें क्या क्या उन्होंने बताया है। इट डिस्क्राइब्स हाउ मूवीज हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ इन इंडिया। कैसे जो मूवीज हैं वो बहुत ज्यादा छाप छोड़ जाती हैं लोगों की जिंदगी में। इट गिव्स इंसाइट्स इनटू द फिल्म इंडस्ट्री एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी। कैसे सोसाइटी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ती हैं मूवीज़। तो उनकी इस किताब के कुछ पन्ने, थोड़ा सा पार्ट निकाल के हम ये चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो इस किताब का हिस्सा है। चलिए जी शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है हम थीम भी करेंगे चैप्टर की, हम समरी भी करेंगे, हम उसको समझेंगे भी, राइट, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी करेंगे, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब जाके थोड़ा सा मैं बोल पाई हूँ। काफ़ी ज़्यादा दवाई वगैरह ले रही थी, इसीलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी कि वीडियो देर से आ रही है, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। तो पोएट्स एंड पैनकेक्स फॉन्डली रिमेंबर्स द ग्लोरियस जेमिनी स्टूडियोज विच वॉज द हब ऑफ एक्टिविटी। कीवर्ड, जेमिनी स्टूडियो क्या था? हब ऑफ एक्टिविटी, एक जगह, हब यानी कि अ प्लेस ऑफ एक्टिविटी फॉर ऑल द पीपल एसोसिएटेड विद फिल्म्स। जैसे फिल्म सिटी है आज के दिन, सिमिलरली समझ लो। ठीक है, इन चेन्नई। इट इज अ sarcastic and humorous depiction of the various people who visited the place। sarcastic यानी कि बोलना जो चाह रहे हैं उसका उल्टा मतलब वो मीन करते हैं, राइट। तो ये चैप्टर की जो टोन है वो काफ़ी sarcastic है। जैसे आयरॉनिक भी सेम वर्ड हो गया, सेटायरिकल भी सेम वर्ड हो गया sarcasm की तरह, एंड ह्यूमरस, ह्यूमरस यानी कि फनी। ठीक है, तो sarcastic हम कह सकते हैं जो बोल रहे हैं उसका उल्टा मीनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेटायरिकल भी इसको बोल सकते हैं, आयरॉनिक भी बोल सकते हैं, और ह्यूमरस यानी फनी। ठीक है, द एक्सट्रैक्ट इज ऑटोबायोग्राफिकल
एंड सटली शोज हाउ थिंग्स चेंज्ड ओवर टाइम, कैसे समय के साथ चीजें बदल गई। और ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि जो ऑथर है उसने खुद लिखी है ना, सेल्फ रिटन। द ऑथर यूजेज अ सिंपल भाषा का इस्तेमाल हुआ है एंड कॉन्वर्जेशनल स्टाइल, जैसे बातचीत करते हैं जब दो लोग, है ना, टू क्रिएट अ फन एंड एंगेजिंग पिक्चर ऑफ द स्टूडियो। द स्टोरी इज फिल्ड विद जेंटल सटायर, जेंटल सटायर जो हमने यहाँ बात करी सैरकैज़म कि जो बोल रहे हैं उसका ऑपोजिट मीन कर रहे हैं। ह्यूमर यानी कि फनी है एंड एन इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेयल ऑफ पीपल हु कीप गोइंग डिस्पाइट स्ट्रगल्स। तो भाई इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों को दर्शाया भी गया है जो मेहनत कर रहे थे उस टाइम पे, डिस्पाइट जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम कर रहे थे। इट हाईलाइट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, ह्यूमन नेचर एंड सोशल बिहेवियर। तो इस चैप्टर में हमको देखने मिलेगा अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल हु वर वर्किंग एट द जेमिनी स्टूडियो, ह्यूमन नेचर हम देखेंगे और सोशल बिहेवियर, सोसाइटी में इनका बिहेवियर कैसा था। ठीक है जी, ये केवल एक सिंपल इंट्रोडक्शन है। अब चलते हैं मेन मुद्दे की बात पे। इधर जरा ध्यान देंगे सभी, बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है वो अब शुरू हो गया है। चलिए जी, तो सबसे पहले बात करते हैं मेकअप डिपार्टमेंट की। ये जो पैनकेक है ये क्या है, एक मेकअप ब्रांड है। तो पैनकेक इज द ब्रांड नेम ऑफ अ मेकअप मटेरियल, क्लियर, बॉट बाय जेमिनी स्टूडियोज इन ट्रक लोड्स। भाई ट्रक्स भर भर के ये पैनकेक का सामान लाते थे। यूज्ड टू टर्न डिसेंट लुकिंग आर्टिस्ट्स, भाई जो एक्टर एक्ट्रेसेस ठीक दिखते थे उनको ये जो मेकअप था ये हीडियस लुकिंग मॉन्स्टर्स में बदल देता था। हीडियस यानी कि भयंकर दिखने वाले मॉन्स्टर्स ये बन जाते थे, इतना थोप थोप के जो है मेकअप लगाया जाता था। ऐसा मेकअप लगाया जाता था कि जो पोर्स हैं इंसान के वो तक छुप जाते थे, पूरा एकदम पुट्टी थोप दी जाती थी। ठीक है जी, अब बात करते हैं मेकअप रूम की। तो जो मेकअप रूम था इट वॉज अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग, जो मेकअप रूम था इट वॉज अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग, राइट, सीढ़ियाँ चढ़ के था। एंड माना जाता था कि यहाँ पे पहले रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था, जो हॉर्स स्टेबल होता है ना जहाँ पे हॉर्स वगैरह रहते थे वो। इट लुक लाइक अ हेयर कटिंग सैलून, हेयर कटिंग सैलून जैसा जो मेकअप रूम था वो दिखता था। लार्ज मिरर्स होते थे एंड इनकैंडेसेंट लाइट्स कॉज्ड इंटेंस हीट, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स होती थी, राइट। सो इनकैंडेसेंट यानी कि वेरी ब्राइट, इतनी कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी उन लाइट से। मिजरेबल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग स्कॉर्च्ड, भाई स्कॉच यानी कि इंसान जल ही जाता उस हीटिंग में, कि इतनी ज़्यादा जो है हीट होती थी मेकअप रूम में, क्लियर। तो पैनकेक और मेकअप रूम का हमने थोड़ा थोड़ा समरी कर लिया, आगे देखिए। अब ये जो हमारा चैप्टर है ये एक पार्ट में नेशनल इंटीग्रेशन भी दिखाता है। क्यों? क्योंकि जो मेकअप डिपार्टमेंट था इट वाज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली, उसके बाद एक महाराष्ट्रियन ने हेड किया, उसके बाद इट वाज असिस्टेड बाय अ धारवाड़ कन्नाडिगा, उसके बाद एक एंड्राइट आया, फिर एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन आया और फिर एक एंग्लो बर्मीज और लोकल तमिल्स आए। तो हाउ डिफरेंट sections of the society, how different people from all over India were a part of the Gemini Studios। तो nationally integrate हो रहा है, यानी कि कैसे different तरीके के लोग, अलग अलग जगह से आए लोग आके यहाँ पे काम करते थे साथ में, तो national integration हुआ ना, वेरी गुड। अब चलते हैं हायरार्की पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हायरार्की, यानी कि जैसे स्कूल में क्या होता है, पहले डायरेक्टर आता है ना, उसके बाद जो है प्रिंसिपल आता है, फिर वाइस प्रिंसिपल आता है, फिर हेड मिस्ट्रेस। तो एक हायरार्की है ना, पोजीशन के हिसाब से जो सेट होता है। तो सिमिलरली मेकअप डिपार्टमेंट में क्या हायरार्की थी, ध्यान से सुने, वेरी इंपॉर्टेंट। चीफ मेकअप मैन जो था, चीफ मेकअप मैन सबसे ऊपर था, ही डिड मेकअप फॉर द लीडिंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, जो मेन हीरो हीरोइन था उसका मेकअप चीफ मेकअप मैन करता था। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट आते थे जो कि सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेसेस, साइड एक्टर और एक्ट्रेसेस का मेकअप करते थे। फिर जूनियर असिस्टेंट आते हैं हायरार्की में, जो कि कॉमेडियन का
करते थे मेकअप। फिर आता है ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय कौन है? जो कि क्राउड, जब पब्लिक शूट चाहिए होता है उसमें जो लोग खड़े हैं बैकग्राउंड में उनका मेकअप करते थे। सो दिस इज द हायरार्की ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट। क्लियर? बहुत अच्छे। अब बात करते हैं हम ऑफिस बॉय की। ऑफिस बॉय देखा जो क्राउड का मेकअप करता था, ठीक है, ही वॉज एट द लोएस्ट हायरार्की इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अच्छा जी, अब ऑफिस बॉय सुनने में तो लग रहा है कोई यंग सा होगा, लेकिन ही वॉज नॉट अ बॉय बट अ मैन इन हिज 40s, जो 40s की एज में थे, तो वो टिपिकली एक अंकल थे। He joined studios in the hope of becoming an actor, director, script writer और lyricist। तो भाई उन्होंने ज्वाइन तो इसीलिए किया था स्टूडियो कि उनको कोई बेहतर काम मिल जाएगा, वो एक्टर बन जाएंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे, स्क्रिप्ट राइटर बन जाएंगे या फिर लिरिक्स वगैरह लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ्रस्ट्रेटेड, ही इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि वो ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाए हायरार्की में भी और वैसे भी कोई बेहतर काम नहीं कर पाए। और ये जो ऑफिस बॉय है ना, ये इन्होंने एक अपना एक जानी दुश्मन बना लिया जिसको वो हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, वो है सुब्बू, जिनका फुल नेम है कोठामंगलम सुब्बू, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। जो ऑफिस बॉय है वो फॉर्मल कोट पहनता था एंड पैंट, अनलाइक अदर्स, दूसरों से हटके। ये हमारे आ गए कोठामंगलम सुब्बू, जो मैं कह रही थी, जिनसे ऑफिस बॉय की पक्की दुश्मनी समझ लो। स्टोरी डिपार्टमेंट, तो भाई जेमिनाई स्टूडियोज जो है उनके फाउंडर थे मिस्टर SS वासन। सो ही इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अब उनके बाद जो इंपॉर्टेंट थे वो थे कोठामंगलम सुब्बू। सो नंबर 2 इन द जेमिनाई स्टूडियोज, वेरी क्लोज टू मिस्टर SS वासन, बहुत क्लोज फ्रेंड थे इनके, बहुत करीबी थे। और नंबर टू हायरार्की में ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एबिलिटी टू ऑलवेज लुक चीयरफुल डिस्पाइट फेलियर्स, ये हमेशा खुश रहते थे, मोटिवेटेड रहते थे, चाहे कितनी बार फेल हुए हो, कितनी परेशानी हो। ही वॉज लॉयल, क्रिएटिव एंड टैलेंटेड फॉर द एडवांटेज ऑफ हिज बॉस, ठीक है जी। ये लॉयल थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, बहुत क्रिएटिविटी करते थे और बहुत ज़्यादा पक्के थे, लॉयल थे टूवर्ड्स SS वासन, ठीक है। टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ही वॉज हम कह सकते हैं एकदम कस्टम मेड, जो इंसान होता है ना कि जो फिल्म्स के लिए ही बना है, फिल्म्स में काम करने के लिए बना है, इतना टैलेंटेड है। फिल्म मेकिंग वॉज ईजी विद सुब्बू अराउंड, ही वॉज वेरी गुड एट फिल्म मेकिंग, बहुत अच्छे थे ये। He was a good poet who wrote poems and novel. For example, इनकी जो एक राइटिंग है थिलाना मोहनम्बाई, he created life-like characters. ये ऐसे कैरेक्टर्स बनाते थे जो एकदम रियल लगते थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे, लेकिन तब भी बहुत ईजी भाषा में उनको डिस्क्राइब करते थे। He was a good poet, जैसे हमने देखा, he could write poems of a higher order. बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और अच्छे थे। एंड एक्सेलेंट एक्टर, ये एक्टर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन कभी भी इन्होंने चाहा नहीं कि ये मेन हीरो बने। ही नेवर एस्पायर्ड फॉर लीड रोल्स, ये नहीं चाहते थे मेन हीरो बनना। चैरिटेबल थे, यानी कि दान पुण्य भी करते थे। एंड इम्प्रोविडेंट मैन हु हैड एनिमीज। अब जब कोई इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, टैलेंटेड होता है, क्रिएटिव होता है, राइट, और हर चीज़ में अच्छा होता है, तो उसके दुश्मन तो आ ही जाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस बॉय, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे, लीगल एडवाइजर। सो लीगल एडवाइजर यानी कि जो लीगल मुद्दों पे एडवाइस देता है, राइट। ही ऑलवेज वोर फॉर्मल ड्रेस लाइक पैंट, शर्ट एंड टाई, वाइल अदर्स वोर खादी धोती एंड शर्ट। तो ये शर्ट पैंट ऐसी फॉर्मल ड्रेस पहनते थे। लुक्ड अलोन, अकेले दिखते थे और हेल्पलेस से लगते थे। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, ठीक है। अ न्यूट्रल मैन इन द असेंबली ऑफ खादियाइट्स एंड गांधीयाइट्स, था तो ये लीगल एडवाइज़र, लेकिन इसको सब इलीगल एडवाइज़र बोलते थे क्योंकि अजीबोगरीब कारनामे करता रहता था। जैसे कि इसने एक बार एक अच्छी खासी एक्ट्रेस का करियर ही एकदम एंड कर दिया था, कैसे उसकी वॉइस रिकॉर्ड करके, जब वो डायरेक्टर वगैरह से लड़ रही थी, राइट। दिस इज अबाउट द लीगल एडवाइज़र।
अब बात करते हैं अशोकामित्रन की, हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। सो अशोकामित्रन जो ऑथर हैं, जो ये सब लिख रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। एनीबडी वुड बार्ज इनटू हिज क्यूबिकल एंड गिव सम वर्क। तो भाई कोई भी उनके ऑफिस में आ जाता था और उनको कोई ना कोई काम दे जाता था। ये भी जेमिनाई स्टूडियोज में काम करते थे। ये काफ़ी ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड थे एंड एन एस्पायरिंग ऑथर थे। ये लेखक बनना चाहते थे। ये क्या काम करते थे? ये न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को निकाल के फाइल करते थे अलग अलग इंफॉर्मेशन की, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट था। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड थे, इन्हें सब कुछ पता होता था क्योंकि रीड करके ही फाइल करनी होती थी। ऑफिस बॉय वेंट हिज एंगर अगेंस्ट सुब्बू इन फ्रंट ऑफ हिम। तो भाई ऑफिस बॉय अपना गुस्सा जो है सुब्बू के लिए वो इनके सामने निकालता था। वेंट यानी कि एक्सप्रेस करना। He wished for crowd shooting to avoid office boys epic stories. ये चाहते थे भाई वापस से मुझे ऑफिस बॉय ना पकड़ ले और पकाए ना सुब्बू के बारे में, भाई इससे तो दूर ही रहूं मैं और सबके साथ शूटिंग हो ताकि मुझे ना पकड़े वापस। समझे बात? सो दिस इज अबाउट द ऑथर। क्लियर? बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं MRA हम यहाँ से करते हैं। चलो, तो MRA क्या है? मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी। ये इंटरनेशनल टीम ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस थे जो कि जेमिनाई स्टूडियो में आए थे टू स्प्रेड एंटी कम्युनिस्ट फीलिंग्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा जी, ये एंटी कम्युनिस्ट एक एक्टिंग टीम थी जो जेमिनाई स्टूडियोज में भी आए थे परफॉर्म करने। अब यहाँ पे आइडियोलॉजीज आ जाती। कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी, स्पेशली USSR एक कम्युनिस्ट कंट्री थी, राइट। तो कम्युनिज्म यानी कि इस आइडियोलॉजी में क्या था? कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती, जो भी ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के अंडर है और इक्वालिटी है, सबको इक्वली बांटी जाएगी। और जो एंटी कम्युनिस्ट है उसमें क्या रहता है? वो मोस्टली वेस्टर्न और अमेरिकन फिलॉसफी में आता है जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, राइट। तो MRA कुछ ये यार बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आए थे इंटरनेशनल बाहर से इंडिया में, और इन्होंने आके चेन्नई में जेमिनाई स्टूडियो में परफॉर्म किया था। The MRA came to Chennai and saw how influential was Gemini Studios in the south of India. The team got permission from Mr. S.S. Vasan to stage their plays. Vasan was only happy to give them permission because he hoped that his staff would get inspiration from the international team. तो मिस्टर वासन ने इनको परमिशन क्यों दी कि भाई हमारी जो टीम है, हमारा जो स्टाफ है वो भी इंटरनेशनल एक्टर्स को परफॉर्म करता हुआ देखेगा और उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी। बट लिटिल डिड वासन नो ऑफ देयर इंटेंशंस। उनकी इंटेंशन क्या थी? एंटी कम्युनिस्ट फीलिंग्स को स्प्रेड करना। MRA staged their plays with hidden anti-communist messages and went away. And it was yet after some time that Vasan realized that he had been fooled. Right? तो एंटी कम्युनिस्ट मैसेज स्प्रेड करना मेन जो है MRA की इंटेंशन थी, लेकिन मिस्टर वासन को ऐसा नहीं पता था। अब देखिए इसके बाद स्टीफन स्पेंडर। Why should Mr. S.S. Vasan be fooled if an organization spread anti-communist messages in Chennai? यानी कि was he a communist? अगर ऐसा लिखा है कि भाई he was fooled, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि एंटी कम्युनिस्ट मैसेज स्प्रेड हो, राइट। So it appears that Vasan himself was a communist, or he too had an experience of a disillusioned abandoning of communism, या फिर वो भी अब जो है एक एंटी कम्युनिस्ट बन गए थे। The author has not given us a hint about this and therefore we have different opinions. क्या opinions है? दो opinion है। नंबर 1 opinion है अगर वासन जो है वो कम्युनिस्ट थे। देखो पहला ओपिनियन है अगर वासन एज अ कम्युनिस्ट, इफ ही वाज अ कम्युनिस्ट, अगर उनको इतना ही बुरा लगा कि MRA ने एंटी कम्युनिस्ट फीलिंग्स स्प्रेड कर दी स्टाफ के बीच में, इसीलिए he therefore decided to bring back the communist atmosphere in his studio, and for this he invited communist poet to deliver a speech on how great communism was, right। अगर पहले एंटी कम्युनिस्ट स्प्रेड हो गई है फीलिंग्स और अब वो कम्युनिज्म को जगाना चाहता है बिकॉज ही इज अ कम्युनिस्ट, तो वो किसी ऐसे इंसान को बुलाएंगे जो कम्युनिज्म को अच्छा बताए, है ना।
ये है पहला ओपिनियन। दूसरा ओपिनियन है कि वो एंटी कम्युनिस्ट ही थे। If S.S. Vasan was an anti-communist, he was the one who invited the MRA to the Gemini Studios. Later, when he saw that MRA had successfully spread anti-communism among his staff, जब मिशन सक्सेसफुल हो गया है, anti-communist message spread हो गया है, he wanted to strengthen these notions in them by inviting another anti-communist, and therefore he invited Spender. अब उन्होंने क्या किया, एमआरए के बाद एक और पोएट को बुलाया जो कि एंटी कम्युनिस्ट था। ठीक है, तो क्या बात हो रही है कि स्टीफन स्पेंडर, अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या वो एक कम्युनिस्ट है या एंटी कम्युनिस्ट है, क्योंकि वो ही आए थे एमआरए के बाद स्पीच देने जेमिनाई स्टूडियोज में। तो हमने दोनों ओपिनियन देख लिए, वासन एज कम्युनिस्ट एंड वासन एज एंटी कम्युनिस्ट। ठीक है, चलिए जी देखते हैं अब फाइनल Stephen Spender's speech. Anyway, Stephen Spender, who was one prominent communist editor and poet of England, came to the studio and gave his speech. His lecture was about communism on one side and about his struggles to establish as a poet on the other. Whatever he spoke was great, no doubt, and inspiring. बट वॉट यूज, हिज एक्सेंट वॉज सो टेरेबल, वो जिस तरीके से बोल रहे थे वो इतना बेकार था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, पूरे स्टाफ को। ठीक है, दे फेल इनटू शेम फॉर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द पोएट एंड विश नॉट टू मीट हिम एवर अगेन। अभी यहाँ पे भी हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिली है स्टीफन स्पेंडर पे। अच्छा, अब फाइनली एट द एंड हमारे जो ऑथर हैं वो कैसे मिले थे स्टीफन स्पेंडर से। The lesson ends with two incidents in which Ashoka Mitran, our author, met Spender not face to face but in two different ways. Two incidents, दो अलग तरीकों से वो उन्होंने स्टीफन स्पेंडर को जाना। पहला इंसिडेंट था, ऑथर ने द हिंदू न्यूज़पेपर में एक नोटिस देखा था जहाँ पे द एनकाउंटर, जो कि एक ब्रिटिश पीरियोडिकल है, एक न्यूज़पेपर है, वो एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा था और ऑथर को उसमें हिस्सा लेने का मन था। Right, he had never heard of the periodical. He wanted to send an entry. He wanted to have some more information about this. तो वो क्या है, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाते और ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने, है ना। वहाँ पे उन्हें द एनकाउंटर न्यूज़पेपर की और कॉपीज मिलती हैं। वहाँ पे ये देखते हैं कि स्टीफन स्पेंडर जो है वो एडिटर है इसके, who had visited the Gemini Studios. ठीक है, so he was the editor of the encounter. अब दूसरा इंसिडेंट, आफ्टर अ फ्यू इयर्स द ऑथर हैड रिटायर्ड। ऑथर जो है रिटायर हो चुका है अपनी जॉब से। वन डे ही सॉ अ पाइल ऑफ लो प्राइस्ड पेपरबैक एडिशन ऑफ द बुक द गॉड दैट हैड फेल्ड। द गॉड दैट फेल्ड, ठीक है, तो इस किताब की इन्होंने लो प्राइस्ड पेपरबैक एडिशन देखी, किताब देखी, एक इन्होंने कॉपी ले ली। ठीक है, इट कंटेन्ड 6 डिफरेंट एसेज ऑफ 6 डिफरेंट राइटर्स. They described writers' journeys to communism and their disillusioned return. कि कैसे पहले कम्युनिज्म उन्होंने फॉलो किया लेकिन बाद में वो एंटी कम्युनिस्ट बन गए। One of the writers was Stephen Spender. Now the whole mystery was solved कि जो स्टीफन स्पेंडर है he was anti-communist. The whole mystery of Spender's visit was cleared. Mr. Vasan was not interested in his poetry but was interested in his views on communism. Right? Disillusioned return यानी कि क्या वहम था उनका कम्युनिज्म को फॉलो करने में एंड कैसे वो अब नहीं करते उस चीज को। राइट, सो दिस हैज बीन क्लियर्ड, ये पूरा क्लियर हो गया है। अब फटाफट से चैप्टर की थीम देख लेते हैं। पहली जो थीम है वो है नेपोटिज्म एंड फॉनिंग एट द प्लेस ऑफ वर्क। नेपोटिज्म यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फेवरेटिज्म, फॉनिंग यानी कि फ्लैटरी, कैसे जो है चमचागिरी करके पोजीशन मिल जाती है। तो भाई सुब्बू का जो कैरेक्टर है वो दिखाया है कैसे वो एस.एस. वासन का बहुत ज़्यादा खास था, इस वजह से ही वॉज द नंबर 2 एट द स्टूडियो। सो ये नेपोटिज्म और फ्लैटरी में आ जाता है। क्लियर। दूसरा आ जाता है स्ट्रिक्ट हायरार्की एट द प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो करी जाती थी, जैसा हमने मेकअप डिपार्टमेंट में देखा।
राइट। दूसरी ये हमारी पॉइंट आ जाती है स्टोरी में। तीसरा आ जाता है सोशल इंटीग्रेशन एट द प्लेस ऑफ वर्क, जो हमने पढ़ा था कि जो मेकअप डिपार्टमेंट है पहले इट वाज हेडेड बाय बंगाली, फिर महाराष्ट्रियन, राइट, उसके बाद असिस्टेड बाय धारवाड़ कन्नाडिगा, फिर आंध्राइट, फिर मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, फिर एंग्लो बर्मीज एंड देन देयर वर लोकल तमिल्स। तो सोशल इंटीग्रेशन एट प्लेस ऑफ वर्क भी थीम में आ जाएगा एंड पब्लिसिटी एट द प्लेस ऑफ वर्क भी आएगा हमारी थीम में, जिसमें एमआरए और स्टीफन स्पेंडर आएगा, राइट। फिर हमारा जो लास्ट आएगा वो है जेलेसी एट द प्लेस ऑफ वर्क, जो हमने जेलेसी देखा बिटवीन द एम्प्लॉयज, राइट, जो हमने जेलेसी की फीलिंग देखी बिटवीन सुब्बू एंड ऑफिस बॉय, जहाँ पे ऑफिस बॉय को लगता था दैट सुब्बू इज नॉट वेरी डिजर्विंग ऑफ द पोजिशन दैट ही हैज एंड ही वाज ऑलवेज जेलस ऑफ हिम, राइट। ओके, तो थीम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? नेपोटिज्म एंड फॉनिंग एट वर्क प्लेस, हायरार्की एट द वर्क प्लेस, सोशल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिसिटी एट द वर्क प्लेस एंड जेलेसी एट द वर्क प्लेस। ओके, सो फाइनल मैसेज, द नैरेटिव गिव्स द स्टोरी, द नैरेटिव यानी कि द स्टोरी गिव्स एन इंसाइट इनटू हाउ डिफरेंट पीपल वर्क टुगेदर डिस्पाइट देयर कैजुअल डिसलाइक फॉर ईच अदर एंड हाउ डिफरेंट इज द रियल लाइफ फ्रॉम रियल लाइफ। ठीक है, तो ये स्टोरी हमें बताती है कैसे अलग अलग प्रकार के लोग जब साथ में काम करते हैं तो कैसे चलता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ज़्यादा एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एंड रियल लाइफ, रियल यानी कि मूवी वाली फेक लाइफ एंड रियल लाइफ कितनी अलग होती है। चलिए एवरीवन, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स कंप्लीट होता है। पूरी समरी हमने कर ली है, थीम हमने कर ली है, दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। रफली पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैप्टर्स की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। सो गाइज, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning.